Hello students, welcome to Social School. This is Idar Vikram and now we are ready to move to the next chapter, the new chapter of class 11, Changing Tradition. अब देखो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसका पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझा देता हूँ कि आप इसमें क्या पढ़ने वाले हो, क्योंकि नाम क्या है चेंजिंग ट्रेडिशन। कौन कौन से ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो चेंज होने वाले हैं, इनको थोड़ा सा आउटलाइन देख लें हम और इसके बाद मेन कंटेंट की तरफ हम जंप कर जाते हैं। तो आप जो अभी पढ़ चुके हो बेसिकली, है ना, इसमें चैप्टर 1 अगर देखो, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 देखो तो क्या पढ़ा बेसिकली। चैप्टर जो 1 था मेसोपोटामिया के बारे में आपने पढ़ा, राइटिंग सिटी लाइफ। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में किस तरीके से सिविलाइजेशनल बिगनिंग होती है, सभ्यताओं की शुरुआत होती है, इसके बारे में आपको बताया गया। यानी दुनिया के नक्शे पर सबसे पहले जो सभ्यताएं विश्व इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में, वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में जब डेवलप होना शुरू होती हैं, इनमें जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है हमारे कंट्री के बाहर की मेसोपोटामिया है। तो हाउ द पीपल इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ मेसोपोटामिया स्टार्टेड एग्रीकल्चर एंड द ट्रेड एंड कॉमर्स, और फिर इस तरीके से सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लिकेट होती चली गई। और फिर उन्होंने अपने आप को मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम भी डेवलप किया। ये एक पर्टिकुलर बड़े एरिया में जो सिस्टम डेवलप हुआ था ये थोड़ा सा और ग्रोथ करेगा। चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि एक बहुत बड़े एम्पायर के बारे में आप पढ़ोगे, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, रोमन एम्पायर के बारे में। और चैप्टर 3 में आपने पढ़ा एक अलग ही तरह के एम्पायर के बारे में, एक अलग ही तरह के साम्राज्य के बारे में, नोमैडिक एम्पायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स और यहाँ पर आपने पढ़ा नोमैडिक एम्पायर। अब चैप्टर 4 जो है ये बेसिकली आपको आइडिया देने वाला है कि इस दौरान और इस दौरान और इसके बाद आगे का जो सिनेरियो है, इसमें जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं ना, ये सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंजेस कैसे हैं, प्लस आगे की हिस्ट्री का जो बेस है वो तैयार होने वाला है। इसमें स्पेशली पॉलिटिकल चेंजेस आप देखोगे कि पॉलिटिकल चेंजेस प्लस सोशल चेंजेस भी थोड़े थोड़े मिक्स हो जाएंगे, सारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ज़्यादातर आप पॉलिटिकल चेंजेस देखोगे, पॉलिटिकल के साथ साथ सोसाइटी के बारे में भी देखोगे। समझ आ रहा है कुछ कि रोमन एम्पायर के फॉल डाउन के दौरान क्या चीज़ें हो रही थी। आपने तो रोमन एम्पायर पढ़ लिया पूरा, याद आ रहा होगा आपको अगर, तो रोम एम्पायर का वेस्टर्न हिस्सा जिसके बारे में हम बार बार बात करते थे कि वहाँ पर बहुत सारे जो ट्राइबल लोग थे वो अटैक होने शुरू कर दिया था उन्होंने, यानी उस एरिया में अटैक होने लग गए थे। ईस्टर्न रोमन एम्पायर काफ़ी समय तक चला, फिर कहानी वहीं पर रुक गई, ख़त्म हो गई। नोमैडिक एम्पायर आ गया, नोमैडिक एम्पायर भी ख़त्म हो गया। तो अब हम बेसिकली जो स्टोरी समझेंगे वो फिर से यूरोप की तरफ जाएंगे। क्लियर है? अभी आप सेंट्रल एशिया पे आ गए थे, मेसोपोटामिया से अपनी कहानी शुरू की और शुरू करने के बाद आप थोड़ा सा क्या हुआ, मेसोपोटामिया के रीजन से और वेस्ट और मेडिटेरेनियन के पूरे एरिया में आ गए। मेडिटेरेनियन के पूरे एरिया में यूरोप का भी थोड़ा बहुत हिस्सा, ब्रिटेन का, फ्रांस वांस का कवर हो रहा था। इसके बाद आप सेंट्रल एशिया की तरफ चले गए थोड़ा बहुत इतिहास देखने के लिए, और अब आप वापस से यूरोप की तरफ आओगे और यूरोप के बदलते समाज और राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हो यहाँ पे। तो चेंजिंग ट्रेडिशन बेसिकली फोकस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ यूरोप। यहीं से आप अर्ली मिडिवल दोनों की तरफ बढ़ते चले जाओगे, ध्यान रखना। एंशिएंट से मिडिवल में एंटर होने का ये गेटवे है। क्लियर? तो अब समझ में आया कि चेंजिंग ट्रेडिशन से हमारा क्या मतलब है। जब हम कह रहे हैं चेंजिंग ट्रेडिशन, तो व्हाट डज वी मीन व्हेन वी आर सेइंग चेंजिंग ट्रेडिशंस। चलो, तो इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन जो है आज के वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा आपका, और समझते चलो बहुत अच्छे से। जैसा मैंने रिलेट कर दिया ना कि अब हम बेसिकली जो हिस्ट्री देख रहे हैं वो कहाँ की हिस्ट्री देख रहे हैं, यूरोप की हिस्ट्री को हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, यूरोप के इतिहास को यहाँ से। ठीक है, चलो। वी हैव सीन हाउ, हमने देखा कि कैसे बाय द 9th सेंचुरी लार्ज पार्ट ऑफ एशिया विटनेस द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ ग्रेट एम्पायर्स, कि एशिया के एक बड़े हिस्से पर साम्राज्य का विकास हो रहा है। क्यों? एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, एशिया के कुछ हिस्सों की तरफ भी है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखो नोमैडिक एम्पायर तो सेंट्रल एशिया का काफ़ी कुछ हिस्सा कवर करता है, तो 100% एशिया नहीं, पार्ट्स ऑफ एशिया, लार्ज पार्ट ऑफ एशिया, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, मैं हमेशा आपके पूरे जो चैप्टर हैं उनकी एज इट इज़ पैराग्राफ उठा के इसलिए रख लेता हूँ कि मैक्सिमम लाइन टू लाइन आपको मैं एक्सप्लेन करूँ और कहीं भी किसी भी तरीके का कोई गैप ना बन पाए।
एक एक लाइन, ताकि आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, आप ये वीडियो देखने के बाद 100% समझ जाओ। और अगर आप एक बार किताब पढ़ लोगे तो मान के चलो कि स्टोरी आपके दिमाग में फीड हो जाने वाली है, क्वेश्चन आंसर लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसलिए मेरी अप्रोच रहती है कि मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, अब ऐसा है कि कुछ लाइंस में रिपीटिशन है, कुछ ऐसा आ जाता है, बहुत ज़्यादा मीनिंग एक्सप्लेन करने जैसा ऑप्शन नहीं है, तो एक दो लाइन ऐसा मान लो कभी स्किप कर दी, लेकिन 99% हर लाइन हम कवर करते चलेंगे। ऑलराइट, चलो, तो ये क्या कह रहे हैं कि अभी तक हमने जो देखा उसमें क्या है, 9th सेंचुरी के आसपास एशिया का एक बड़ा हिस्सा, 9, 10, 11 आगे भी बढ़ा, लेकिन स्पेशली 9th सेंचुरी के आसपास एशिया का जो बड़ा हिस्सा है वहाँ पर बड़े बड़े साम्राज्य थे। जैसे इनमें कुछ साम्राज्य कैसे थे, नोमैडिक टाइप के थे, कुछ में बड़े विकसित शहर थे, वेल डेवलप्ड सिटीज़ थी। जैसे रोमन एम्पायर की अगर हम बात करते हैं तो रोमन एम्पायर में वेल डेवलप्ड सिटीज़ देखने को मिलती हैं हमें, है कि नहीं। इवन ईरान वगैरह की बात कर लें हम तो ईरान वगैरह, पर्शिया वगैरह के हिस्से में हमें ठीक ठाक सिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। उधर सेंट्रल एशिया की तरफ चले जाओगे तो वहाँ नोमैडिक एम्पायर देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है। इसके अलावा ट्रेडिंग नेटवर्क से कनेक्टेड थे, वेल इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग रूट थे वहाँ पे। क्लियर है। द डिफरेंस बिटवीन द मैसेडोनियन, रोमन एंड अरब एम्पायर, ठीक है, एंड द वंस दैट प्रीसीडेड देम, यानी कुल मिला के अभी तक जितना भी पढ़ा, अभी हमने जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल जर्नी अभी हमने कवर की है जितनी भी, उनमें क्या अंतर देखने को मिलता है हमें। मैसेडोनियन एम्पायर, ठीक है, मैसेडोनियन सिकंदर के साम्राज्य की बात हो रही है। जब मेसोपोटामिया डिक्लाइन, या मैं कहूँ कि मेसोपोटामिया के रीजन में धीरे धीरे और दूसरे जैसे इजिप्टियन, असीरियन और ये सारे लोग आ गए थे, तो उसके बाद फिर वहीं पर मैसेडोनियन साम्राज्य आ गया था। मैसेडोनियन साम्राज्य में ही सिकंदर, और सिकंदर फिर विश्व विजय की तरफ निकल गया। तो हम देखते हैं मैसेडोनियन एम्पायर, उसके बाद रोमन एम्पायर। क्लियर है। तो रोमन एम्पायर हो गया, अरबों का एम्पायर, जिसके बारे में बेसिकली आपके सिलेबस को हटा दिया गया है, मतलब अब सिलेबस में ये नहीं है, पर इसी रीजन में ये सारे एम्पायर्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं ना। चलो, और इसके पहले प्रीसीडेड का मतलब इनके पहले, मैसेडोनियन, रोमन और अरब के पहले जो यहाँ पर मेसोपोटामिया में छोटे छोटे एम्पायर्स थे ना, एम्पायर ही कहना चाहिए, जैसे हम कह दें कि जिम्रोलिन है ना, जिम्रिलोन नाम का राजा जो रूल कर रहा था, अकैडियंस रूल कर रहे थे, असीरियंस रूल कर रहे थे, ठीक है, सुमेरियंस रूल कर रहे थे, तो दे वर ऑल्सो काइंड ऑफ मोनार्कियल सिस्टम, वो भी साम्राज्य थे छोटे छोटे। इसके अलावा मेन एशिया के एरिया में हम देख लें, चाइनीज़ एम्पायर्स दिख रहे हैं आपको, चिन डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, हुन डायनेस्टी दिख रही, ठीक है, मौर्यन एम्पायर्स दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर है। तो ये जो सारे साम्राज्य हैं, इनमें क्या खास चीज़ है, दे कवर्ड ग्रेटर एरियाज ऑफ द टेरिटरी, बहुत विशाल एरिया में फैले हुए कॉन्सोलिडेटेड, सुदृढ़, वास्ट एम्पायर्स थे, एंड वर कॉन्टिनेंटल और ट्रांस कॉन्टिनेंटल इन नेचर। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पूरा हिस्सा, जिसमें आज आप देखो मौर्यन एम्पायर की बात करूं अगर मैं, तो आज अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, ठीक है, और इंडिया का तो पूरा हिस्सा ही है। तो यहाँ 2-3 देश निकल गए, 3-4 देश निकल गए आज के डेट में। उस समय ये पूरा एक साम्राज्य के अंतर्गत रूल होता था। तो इट वॉज बेसिकली यू कैन से कॉन्टिनेंटल और ट्रांस कॉन्टिनेंटल, यू शुड से ट्रांस कॉन्टिनेंटल, तो फिर बाद में जैसे रोमन एम्पायर वगैरह ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेचर के भी थे, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, नाम ही पड़ा इसीलिए एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। तो इस तरीके के साम्राज्य देखने को मिलते हैं। फिर इन्हीं में इसी के सिमिलर आगे जाके मंगोल साम्राज्य की स्थापना हुई। ये कहानी पूरी अभी तक हम कवर कर चुके हैं। ऑलराइट, डिफरेंट कल्चरल एनकाउंटर्स वर क्रूशियल टू व्हाट टुक प्लेस, ठीक है। ये जो कुछ हो रहा था अभी तक, इतने बड़े एम्पायर के बनने में खास बात क्या रहेगी, ये जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, समझ लिया है इस बात को, कि जब एम्पायर कॉन्टिनेंटल है या ट्रांस कॉन्टिनेंटल है तो बहुत सारे कल्चरल एनकाउंटर्स होंगे, बिकॉज दैट पर्टिकुलर एरिया, जो एरिया इस साम्राज्य के अंदर रूल हो रहा है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कस्टम, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, रिलीजन, एथिक्स और मोरालिटी और तमाम दुनिया भर की वैल्यूज़ को फॉलो करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो देयर विल बी ए कल्चरल एनकाउंटर, ठीक है, कल्चरल एनकाउंटर हुआ भी यही, और इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। द अराइवल ऑफ एम्पायर्स वॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज सडन। हम देखते हैं कि ज़्यादातर साम्राज्यों का जो उदय होता था, हमें देखने में लगता था कि बहुत तेज़ी से प्रक्रिया हो रही है। नोमैडिक एम्पायर, चंगेज़ खां ने साम्राज्य बना दिया, ये पढ़ने में शायद आपको लग रहा है कि ऑल ऑफ सडन है, जल्दी जल्दी इमर्ज हो रहे हैं सिनारियों में, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। बट
ये बहुत बड़े परिवर्तनों के थ्रू निकल रहे थे, ये ऑल ऑफ सडन नहीं थे, दे वर ऑलमोस्ट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ चेंजेस, ठीक है। भले इट अपियर्स दैट द एम्पायर्स अपीयर इन द सिनेरियो ऑल ऑफ सडन, बट देयर वर सो मेनी चेंजेस और देयर वर सो मेनी चेंजेस टेकिंग प्लेस, ठीक है। उस एरिया उस साम्राज्य के बनने के पीछे बहुत सारे परिवर्तन थे, जिन परिवर्तनों चेंजेस ने ट्रिगर किया इन एम्पायर्स के बनने में, क्लियर है। और ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, ये बहुत लॉन्ग टाइम के चेंजेस हैं और बहुत लॉन्ग टाइम में इन एम्पायर्स के फॉर्मेशन को ट्रिगर कर रहे हैं, ध्यान रखना, क्लियर है ना। तो हमें भले लगे कि एम्पायर्स इमर्ज्ड ऑल ऑफ सडन इन दिस सिनेरियो, बट इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, बहुत लंबे समय के परिवर्तन। There were so many changes took place and out of those changes these empires emerged। मतलब कहने का एम्पायर्स के बनने के पीछे बहुत सारे लंबे समय के परिवर्तन थे। ये परिवर्तन सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टाइप के थे। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि कहानी में मंगोलों के बारे में पढ़ा आपने। अब मंगोलों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो बहुत ब्रीफ में ही सही, लेकिन आता है ना कि मंगोल कैसे थे, सोशल पॉलिटिकल अरेंजमेंट कैसा था उनका, ये पढ़ने में एक पैराग्राफ भले रहा हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो हज़ारों, या मैं फिर भी कह दूं तो पता नहीं कितने सालों का इतिहास अपने आप में कवर किया हुआ है। और आगे का भी बहुत ज़्यादा, आगे जो अभी हिस्ट्री आएगी, इस हिस्ट्री को भी यहाँ से बहुत कुछ थ्रस्ट और मूवमेंट मिलने वाला है। मतलब एक चेंज दूसरे चेंज को ट्रिगर कर रहा है, आई शुड से, इस तरीके से मुझे कहना चाहिए। तो साम्राज्य ऐसे नहीं बन गए हैं, इन साम्राज्यों के पीछे बहुत सारे ऐसे बड़े सामाजिक परिवर्तन थे, सोशल चेंजेस थे, पॉलिटिकल चेंजेस थे, इकोनॉमिक चेंजेस थे, ठीक है। कुछ इंट्रिंसिक डिज़ायर्स रही होंगी, जैसे चंगेज़ खान ने इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया, तो सोशल पॉलिटिकल जो अरेंजमेंट है उस पर्टिकुलर एरिया के नोमैड्स के, शायद उसने उसको कहा, ट्रिगर किया होगा, भीतर से उसकी आवाज़ आई होगी कि क्यों ना हम एक स्थायी बड़ा साम्राज्य बनाएं, हमारी छोटी मोटी समस्याएं खाने पीने की, रोज की और आपसी झगड़ों की ख़त्म हो। अब भले ये चीज़ एविडेंट नहीं है हिस्ट्री में, बट इतिहासकार इस बात को लिखते हैं कि बहुत लंबे समय के परिवर्तनों के दौरान, यानी इन साम्राज्यों के बनने में जो कोर चीज़ होती है वो यही होती है कि लॉन्ग टर्म चेंजेस। चलो, तो ट्रेडिशन इन वर्ल्ड हिस्ट्री कुड चेंज इन डिफरेंट वेज, ठीक है। ये डिफरेंट वेज जो हैं ये वही है डिफरेंट वेज, सोशल वेज हो सकते हैं, पॉलिटिकल वेज हो सकते हैं, इकोनॉमिक वेज हो सकते हैं, रिलीजियस वेज हो सकते हैं। तो जो विश्व इतिहास हम पढ़ रहे हैं, इनमें जो परंपराएं, ट्रेडिशंस चेंज हो रहे हैं, इनके पीछे बहुत सारे तरीके, कारण हैं, ठीक है। इन्हीं को हम समझेंगे। मैंने कहा था कि पूरी कहानी वेस्ट यूरोप, या मैं कहूँ यूरोप के चारों तरफ घूमने वाली है। तो अब आप अपना दिमाग सेट कर लो कि यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ यूरोप, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बैकग्राउंड बन रहा है थोड़ा सा, आगे जाके क्लियर फ्रांस का, इंग्लैंड का, इनका नाम आ जाएगा, आगे जाके एकदम क्लियर कट हो जाएगा। बट ये पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इंट्रोडक्टरी पार्ट हमेशा हर चैप्टर का क्या होता है, एक तरीके से समरी लिए हुए होता है, ठीक है। तो मेरा पर्पस है कि आपका वो ग्राउंड सेट कर दूं मैं। तो इन वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 9th to 17th सेंचुरी, देखो कितना लंबा विंडो इसने ले लिया, 9th सेंचुरी से 17th सेंचुरी, 9th सेंचुरी से 17th सेंचुरी, समझ रहे हो। मतलब अर्ली मिडेवियल हिस्ट्री से मिडेवियल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री में एंटर हो गए आप एक तरीके से। 17th सेंचुरी तक की हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ऑलराइट। तो 9th सेंचुरी सीई से 17th सेंचुरी सीई या एडी की बात कर दूं मैं, के दौरान वेस्टर्न यूरोप जो है, यूरोप का वेस्टर्न पार्ट आपको क्लियर होगा, वेस्टर्न यूरोप का पोर्शन, ठीक है। चलो, ये वही है जहाँ पर रोम का पश्चिमी हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। मच दैट वी कनेक्ट विद मॉडर्न टाइम्स इवॉल्व स्लोली, जिससे आज के डेट में हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ये बहुत धीरे धीरे परिवर्तनों के थ्रू विकसित हुआ है। आज के इंग्लैंड, आज के फ्रांस, आज के जर्मनी, ये सब बहुत सारे छोटे छोटे धीरे स्लो चेंजेस के थ्रू इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। मतलब वेस्टर्न यूरोप का वो हिस्सा, ठीक है, 9th और 17th सेंचुरी के बीच धीरे धीरे डेवलप हुआ है, जिससे हम लोग आज के डेट में काफ़ी कुछ कनेक्टेड फील करते हैं। मतलब हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है
द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। यानी ये जो यूरोप है ये इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या हुआ, साइंटिफिक नॉलेज वगैरह को कल्टीवेट करना शुरू करेगा। साइंटिफिक नॉलेज वगैरह को कल्टीवेट करना शुरू करेगा, मतलब कहने का कि ये लोग अपने उस धर्म से डोमिनेटेड सोसाइटी से बाहर निकल के, और यू कैन से दे आर नाउ ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट religiously dominated or society dominated by the religion, and now they are looking for the reason, logic, scientific advancements, scientific knowledges। ठीक है, तो इन scientific knowledges जो कि मतलब ऐसा नॉलेज इन्होंने अब धीरे डेवलपमेंट किया जो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड था। एक्सपेरिमेंट्स को प्रमोट किया गया, कैसे किया गया ये सब आगे पढ़ोगे। एक्सपेरिमेंट को प्रमोट किया गया, नेचर के बारे में एक्सपेरिमेंट्स हुए, ह्यूमन बॉडी के बारे में एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी और तमाम दुनिया भर की जो चीज़ें चलती थी इनको समझने की, परखने की कोशिश की गई। जियोग्राफी में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे, इन एक्सपेरिमेंट्स ने साइंटिफिक नॉलेज को डेवलपमेंट को प्रमोट किया। रिलीजियस बिलीफ अब कम होते चले गए, ठीक है। सीरियस थॉट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, और जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ना सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरफ बल्कि पॉलिटिकल साइंस में भी नए नए थिंकर्स आ रहे हैं, और ये जो ह्यूमन वेलफेयर वाला आइडिया है ये डोमिनेट हो रहा है कि जो राजा है इसको बेसिकली किसके लिए गवर्न कर रहा है, पब्लिक के लिए गवर्न कर रहा है। तो पब्लिक के ओवरऑल वेलफेयर को मैनेज करने के लिए हमें कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए, प्रॉपर गवर्नमेंट काम करनी चाहिए। रोम के वो प्रिंसिपल्स जो पहले थे रिपब्लिक में, या कहूँ मैं कि रिपब्लिक के दौरान, वो थोड़ा और पॉलिश्ड होके ज़्यादा अकाउंटेबल तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनने शुरू होंगे यूरोप में, विद अटेंशन टू क्रिएशन ऑफ सिविल सर्विसेज, जिसमें नॉर्मल सिविल सर्विसेज का मतलब क्या होता है, द पीपल हु आर सिविलियंस दे विल पार्टिसिपेट इन द सर्विसेज, दे विल पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस। तो जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होंगे ये इंश्योर करेंगे कि लोगों की भी पार्टिसिपेशन हो, लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें किसमें, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में। पार्लियामेंट्स एंड डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ लॉ, अलग अलग कानून बनाए जाएंगे जो कानून पब्लिक वेलफेयर की तरफ ओरिएंटेड होंगे। इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी दैट वाज यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। यूरोप का जो उदय है, यूरोप का जो इमर्जेंस है, यूरोप का जो राइज है, उसके बैकग्राउंड का सीन सेट हो रहा है यहाँ पर। एग्रीकल्चरल में इसी टाइम पर बूम आना शुरू हुआ, और उस एग्रीकल्चर के बूम आने की वजह से जो इकोनॉमी में बेनिफिट्स आए, उन्होंने टेक्नोलॉजी, साइंस और पॉलिटिकल सिस्टम को भी प्रमोट किया। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दीज चेंजेस कुड बी फेल्ट विथ ग्रेट फोर्स आउटसाइड यूरोप। ध्यान रखना कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इन परिवर्तनों के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यूरोप के बाहर भी महसूस होंगे। हाँ, यूरोप के बाहर बहुत सारी चीज़ों में, इम्पीरियलिज्म के फॉर्म में, कॉलोनियलिज्म के फॉर्म में, ट्रेड के फॉर्म में, वॉर के फॉर्म में, तमाम बहुत सारी चीज़ों के फॉर्म में ये कॉन्सिक्वेंसेस जो यूरोप में परिवर्तन लेके आ रहे हैं, इन परिवर्तनों को दुनिया के यानी अलग अलग हिस्सों में भी हमें महसूस करना पड़ेगा। क्या करेंगे ही, आपको भी पता है, ठीक है, कि किस तरीके से बाद में यूरोप ने दुनिया को और प्रभावित किया। चलो, एज वी हैव सीन बाय द 5th सेंचुरी, अब यहाँ से बैकग्राउंड की तरफ चले गए। कहाँ बैकग्राउंड, एक सीन सेट हो गया आपका कि यूरोप की हिस्ट्री में हम एंटर हो गए, लेकिन ये यूरोप की हिस्ट्री शुरू कहाँ से होती है, तो शुरू होती है रोमन एम्पायर के पास। मैंने कहा था वीडियो के शुरू में कि रोमन एम्पायर की कहानी जहाँ पर हम छोड़ के आ गए थे वहाँ से हम थोड़ा सा आगे लेंगे, लेकिन अब हम रोमन एम्पायर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब हम ये पढ़ेंगे कि रोमन एम्पायर तो निपटता जा रहा है, डिक्लाइन में चला जा रहा है, लेकिन उसके बाद वहाँ पर जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं उनसे नया क्या बन के आ रहा है, नया ये उभर के आ रहा है, ये सीन निकल के आ रहा है, यूरोप का डेवलपमेंट निकल के आ रहा है। ऑलराइट, सो एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा, बाय द 5th सेंचुरी कॉमन एरा, 5th सेंचुरी के आसपास क्या था, देखो रोम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है ऑलरेडी, है ना। ईस्टर्न रोमन एम्पायर की जो कैपिटल है दैट इज कॉन्स्टेंटिनोपल, और वेस्टर्न रोमन एम्पायर की जो कैपिटल है दैट इज रोम। ये पहचान में आ रही है ना। तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर के 2 हिस्से, या मैं कहूँ रोम के 2 हिस्से हो गए। अब जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, इसी में ये देखो पूरा वेस्टर्न यूरोप भी आ रहा है,
ये रोम का हिस्सा वेस्टर्न रोम में ही आ रहा है, मतलब आज का जो वेस्टर्न यूरोप है, ऐसा कह दूं मैं दूसरे शब्दों में, तो आज का जो वेस्टर्न यूरोप है, ब्रिटेन, इंग्लैंड और फ्रांस, वहाँ से सब यहाँ पे जर्मनी और सब स्पेन, सो दीज वर एक्चुअली द पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। ये सब रोमन एम्पायर के हिस्से ही हुआ करते थे। क्लियर है? और उसके भी पहले, आप पूछोगे ना कि उसके पहले क्या था सर, रोम तो बाद में आया बहुत, उसके भी पहले कुछ होगा। तो उसके पहले यहाँ पर छोटे छोटे ट्राइबल्स लोग थे, बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइब्स जो है, जैसे एंजल्स जिन्हें हम कह दें, या एंग्लो कह दें, सेक्शंस, या जर्मैनिक, या लोम्बार्ड्स, विस्गॉथ्स, these were different tribes which were actually dominated in a very small regions at that time। उन्हीं ट्राइब्स को डिफीट करके रोमन एक्सपैंड हुए। अब वो ट्राइब फिर से अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, चलो, तो इसके आसपास रोमन एम्पायर दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। अब वेस्ट का भी जो हिस्सा है ये उतना मजबूत नहीं रह गया। वेस्ट का जो पार्ट है, रोम के वेस्ट का हिस्सा, आपको पता था कि 5th-6th सेंचुरी के आसपास धीरे धीरे फिर से टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है उतना स्ट्रांग नहीं है। अब जब पॉलिटिकल सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है तो दीज ट्राइबल किंगडम्स दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इमर्ज, और दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू टेक देयर टेरिटरीज बैक फ्रॉम द रोमन एम्परर। ठीक है? सो इन वेस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के, ये वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का जो हिस्सा है, द रिमेन्स ऑफ द रोमन एम्पायर वर स्लोली अडेप्टेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट एंड नीड्स ऑफ ट्राइब्स। सब समझ में आ गया? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेस्टर्न जो पार्ट है रोम का अब डिसइंटीग्रेट होने लग गया। तो जब डिसइंटीग्रेट होने लग गया तो ये जो ट्राइबल लोग वहाँ पर पहले से थे, या मैं कहूँ कि आप नए तरीके से इन्होंने अपने एरिया को कवर कर लिया, जिस जिस एरिया पे जिस ट्राइब ने कब्जा करने का प्रयास किया और कर लिया फाइनली आगे जाके। ठीक है? तो दोज ट्राइब्स एस्टैब्लिश्ड देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मीन्स दे वर नॉट फॉलोइंग द कोड्स, प्रिंसिपल्स और द पॉलिटिकल सिस्टम फॉर्मुलेटेड बाय द रोमन्स। रोम की राजनीतिक व्यवस्था को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जबकि ये लोग अपनी खुद की राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स लोकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्या हैं कि रूल्स रेगुलेशन या अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको एडजस्ट कर लिया। ऑलराइट, सो रोमन एम्पायर वर स्लोली अडेप्टेड। व्हाई अडेप्टेड? क्योंकि छोटे छोटे एरिया पे ट्राइबल्स का कब्जा हो गया। अब जब छोटे छोटे एरिया पे ट्राइबल्स का कब्जा हो गया तो दे विल नॉट रूल अकॉर्डिंग टू द रोमन एम्परर, दे विल रूल अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिक्वायरमेंट। सो इट वाज अडेप्टेड और एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट एंड नीड्स ऑफ द ट्राइब्स। समझ में आ गई? उनकी जो ज़रूरतें थी उस हिसाब से वहाँ पर उन्होंने अपनी व्यवस्था जमा ली। दैट हैड एस्टैब्लिश्ड किंगडम्स देयर, और आगे जाके बनी बात है, किंगडम्स बन गए। मतलब कुल मिला के अपनी किंगडम को इन्होंने एस्टैब्लिश कर ही लिया था और उस हिसाब से वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स को एडजस्ट भी कर लिया था, लेकिन आगे जाके ये और कॉन्सोलिडेट होते चले गए, आगे जाके ये और परमानेंट हो गए। हाउएवर, हालांकि अर्बन सेंटर्स वेर स्मॉलर इन वेस्टर्न यूरोप देन फर्दर ईस्ट। अगर मैं ईस्टर्न रोमन एम्पायर के कंपैरिजन में वेस्टर्न रोमन एम्पायर के इन ट्राइबल किंगडम्स की बात करूं तो ये बहुत छोटे छोटे एरिया थे, बहुत छोटे छोटे। भारत देश में उस समय कह दोगे तो एक शहर उतना बड़ा होता था जितना बड़ा यहाँ पर एक पूरा राज्य ही है। ठीक है ना? तो एक एक सिटी के बराबर छोटे छोटे ऐसे किंगडम्स यहाँ पर डेवलप हो रहे थे, और ये इवन ईस्टर्न रोमन एम्पायर के कंपैरिजन में काफ़ी छोटे छोटे थे। अभी क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। बाय द 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी के आसपास, द कमर्शियल एंड अर्बन सेंटर्स, इन्हीं शहरों में वेस्टर्न यूरोप के और सेंट्रल यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जिनका इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जिनका इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू हुआ ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? क्योंकि उस एरिया में जो ट्रेड हो रहा है, उन ट्रेड के लिए आप कह सकते हो कि ये चूँकि नदियों के किनारे या तो स्थित हैं, तो जो वाटर वे है उसके थ्रू इजीली एक्सेसिबल हैं, तो जितने भी शहर भविष्य में आपकी नज़र में आ रहे हैं, भविष्य का मतलब ये वाला भविष्य, इतिहास का भविष्य, जान लेना कि या तो वो किसी इंपॉर्टेंट मिनरल डिपॉजिट के आसपास लोकेटेड सिटी है, या फिर वो शहर किसी नदी वगैरह के आसपास है, या सी रूट पर इस्टेब्लिश है। पुराने ज़माने में जो शहर विकसित हुए हैं, इनफैक्ट आज भी बड़े बड़े शहरों की बात कर लो तो ये वही शहर है जो ट्रेड रूट पे आते थे। तो लंदन हो गया, रोम हो गया, सेना हो गया, छोटे छोटे थे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े शहर थे। ठीक है? लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इनको भूलें नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस
ट्रेड सेंटर या अर्बन सेंटर के तौर पर उभर कर आ रहे थे। फ्रॉम द 9 to 11 सेंचुरीज देयर आर मेजर डेवलपमेंट इन द कंट्री साइड। वेस्टर्न यूरोप के कंट्री साइड मीन्स छोटे छोटे एरियाज़, विलेजेस वगैरह में भी, टाउन्स वगैरह में भी हमें बड़े लेवल पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये चेंजेस क्या थे आगे आपको पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा। अभी टेंशन मत लो, सब कुछ यहीं एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर आगे। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड, मैंने कहा ना इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि आप देखोगे आगे जाके कि कंट्री साइड का मतलब समझ रहे हो ना, जो टाउन्स हैं, जो कस्बे और गाँव जैसे इलाके हैं वेस्टर्न एम्पायर के, वेस्टर्न यूरोपियन एरिया के, वो भी अब धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। द चर्च एंड द रॉयल गवर्नमेंट डेवलप्ड अ कॉम्बिनेशन। जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था इन यूरोप में वो कैसा चल रहा था? ये पॉलिटिकल सिस्टम एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चल रहा था। कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में था? पॉलिटिकल सिस्टम जो चल रहा था वो पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों के एग्रीमेंट से चल रहा था। ठीक है, तो पॉलिटी और रिलीजन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही डीपली मिक्स्ड थे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो चर्च एंड रॉयल गवर्नमेंट डेवलप्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोमन इंस्टीट्यूशंस विद द कस्टमरी रूल्स ऑफ ट्राइब्स। जो छोटे छोटे ट्राइबल्स हैं यहाँ पे, या ट्राइबल किंगडम्स इन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं, ये लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अब क्या कर रहे हैं? देखो, रोमन के ही ज़माने में, रोमन एम्पायर के ही ज़माने में क्या था, जो क्रिश्चियनिटी है उसका एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से हो गया था। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं ये लोग राजनीति का, पॉलिटिकल सिस्टम का भी सहारा लेंगे एक्सपेंशन के लिए। तो पॉलिटिकल सिस्टम यानी ये जो नए लोग थे, नए नए ट्राइबल वगैरह थे, इधर रोम का भी बड़ा हिस्सा क्रिश्चियनिटी से पूरा भर गया है क्योंकि रोम का सम्राट भी क्रिश्चियन बन गया है। तो आगे जाके एक तरीके से ईस्टर्न में तो है ही है, वेस्टर्न में भी यही प्रैक्टिस देखने को मिलेगी कि जो क्रिश्चियनिटी के जो इम्पॉर्टेंट पोप, बिशप, अथॉरिटीज़ हैं, ये लोग जो वहाँ के ट्राइबल राजा हैं उनके साथ में एक तरीके से क्या करेंगे कि अपना एक म्यूचुअल वो बना लेंगे, रिलेशनशिप बना लेंगे कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमको सपोर्ट करोगे। अच्छा, ये नए जो राजा ट्राइब किंगडम वाले डेवलप हो रहे थे, मतलब ट्राइबल किंगडम जो डेवलप हो रहे थे, इनको भी ज़रूरत थी कि इनको थोड़ा सा वैलिडिटी मिले। तो अब वैलिडिटी स्पिरिचुअल पर्सन अगर दे तो उससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है ना? तो इसलिए दोनों ने मिलकर एक तरीके का कॉम्बिनेशन बनाया, जिस कॉम्बिनेशन में क्या होता था कि जो लोकल कस्टम्स थे उन कस्टम्स के हिसाब से चीज़ें चलती थी। मतलब राजा बनेगा तो पोप आएगा, उसका राज तिलक विलक बाकायदा और पढ़ के सुना देगा कि ये बहुत महान राजा हैं, भगवान ने इनको ऑथराइज़ किया है। तो पब्लिक के नज़र में एक बड़ी एक्सेप्टेंस चली गई। अब राजा फिर क्या करेगा, पोप को कुछ एरिया दे देगा, है ना, उसका सब आगे पढ़ने को मिलेगा डिटेल में, 3 ऑर्डर। इसकी वजह से समाज में भी समस्याएं भले आ रही हैं, बट इन दोनों का आपस में नेक्सस क्रिएट हो गया। समझ में आ रही बात? चलो, द फाइनेस्ट एग्जाम्पल वॉज द एम्पायर ऑफ शार्लमैग्ने। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल प्लस रिलीजन है, यानी राजनीति और धर्म दोनों आपस में मिलकर, जुड़कर, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए राज्य व्यवस्था चलाएंगे, मीन्स द पॉलिटिक्स एंड रिलीजन बोथ ऑफ देम signed a kind of, not exactly official sign, a treaty, but you can say they form a kind of group combination, all right, mutual agreement without writing on a paper। और इस म्यूचुअल एग्रीमेंट का पर्पस यही होता था कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है उस समय कि एक जर्मैनिक ट्राइब का एक पर्सन है जो आगे जाकर इस बड़े एरिया को रूल करेगा। ठीक है, जर्मनिक ट्राइब को, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के एक हिस्से को, जब रोम टूट रहा था और बहुत सारी छोटी छोटी ट्राइब्स जो है उस एरिया में हैं, तो इसने क्या किया, उस दौरान जब उन छोटी छोटी ट्राइब्स ने अपने किंगडम इस्टेब्लिश किए तो उसके बाद उन ट्राइब्स को भी एक किया और उन सबका एक कॉमन किंग बना, वो था शार्लमैग्ने। ठीक है, या चार्ल मैग्ने कह दो। तो शार्लमैग्ने जो है बेसिकली जब राजा बना तो इसने उस समय पोप पास्कल सेकंड या थर्ड करके ऐसा कुछ एक पोप था, ठीक है, उससे एक वैलिडिटी ली। मतलब उसने बाकायदा कॉन्सेक्रेशन किया इसका, है ना, राज तिलक विलक, माला वाला फूल वूल पहना के, मतलब पूरे एक बहुत बड़ी सेरेमनी हुई। और उस सेरेमनी में क्या हुआ, शार्लमैग्ने जो है वॉज डिक्लेयर एज द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल, द किंग ऑफ द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप। क्लियर है? 9th सेंचुरी के बिगिनिंग की बात है ये। और ये काफ़ी हद तक उस समय स्टेबिलिटी रोम में, वेस्टर्न रोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के दौरान ये जो पूरा, है ना, हौच पौच मचा हुआ है और छोटे छोटे एरिया में अपने अपने ट्राइबल किंग्स हैं।
इन सबको एक करके एक थोड़ा सा यूनिफाइड करके स्टेबिलिटी देने वाला है चार्लमैग्ने। बहुत समय, लंबे समय तक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ये एक तरीके का बेस्ट एग्जाम्पल है कि उसने अपने राजा बनने के लिए पोप का सहारा लिया, पोप से वैलिडिटी ली और इस तरीके से पब्लिक की नज़र में एक ऑथराइज्ड रूलर बना। इवन आफ्टर इट्स रैपिड कोलैप्स, आगे जाके आप देखोगे कि मैंने कहा ना कि बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये फिर इसकी व्यवस्था फिर से टूट जाएगी और फिर से ये सब यूरोप का स्ट्रगल बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। इतना लड़ेंगे आपस में, इतना लड़ेंगे कि महाजनपद वाले भारत के तो कुछ भी नहीं लड़े हैं इनके सामने, ठीक है ना, वो तो बहुत कम टाइम पीरियड का है, आपस में खूब लड़ते मरते रहेंगे। और ये देखा ना 16-17 सेंचुरी तक ये चलता रहेगा आपस में लड़ना मरना इनका। चलो, तो ये कोलैप्स भी हो गया, आगे जाके बहुत तेज़ी से कोलैप्स हो गया और अर्बन सेंटर्स और ट्रेडिंग नेटवर्क्स जो है बने रहे। भले इनके किंगडम्स कोलैप्स होते रहे, लेकिन इस बात का ध्यान रखा इन्होंने कि नए किंगडम अगर इमर्ज होंगे तो वो सिर्फ इसीलिए इमर्ज होंगे कि कुछ पैसा दाम बचा रहेगा, और ये पैसा दाम कहाँ से आएगा? ट्रेड के थ्रू आएगा। तो एटलीस्ट हम अपने आपसी झगड़ों के दौरान ये ज़रूर करें कि यहाँ की लोकल ट्रेडिंग व्यवस्था को ना बिगाड़े, क्योंकि उससे तो हम सबका जीवन चल रहा है। तो ट्रेडिंग रूट्स जो है वो बने रहेंगे, थोड़े बहुत बीच बीच में उनमें भी अप एंड डाउन्स आते रहेंगे, पर उसके बावजूद भी ट्रेडिंग नेटवर्क्स जो है वो बने रहेंगे। और इस दौरान बड़े लेवल पर और रेडर्स आपको देखने को मिलते हैं। रेडर्स मतलब जो नॉर्थ सी वगैरह का हिस्सा हो गया, यूरोप का नॉर्दर्न पार्ट हो गया, वेस्टर्न यूरोप का नॉर्दर्न हिस्सा हो गया, समुद्री इलाका वगैरह, इसमें कुछ ऐसे हंगेरियन और वाइकिंग्स लोग हैं जो लोग इन छोटे छोटे राजाओं के ऊपर या किंगडम्स के ऊपर रेड करते रहेंगे। इनका काम सिर्फ लूटपाट करना था, कोई बड़ा किंगडम इस्टेब्लिश करना नहीं होता था। ये आते थे, खाते पीते, लूट पाट मचाते और निकल जाते थे अपना सामान लेके। जब तक लूटपाट का सामान रहता तब तक रहते, उसके बाद फिर आ जाते। तो ये वाइकिंग्स लोग थे, ठीक है, हंगेरियंस थे। इनका काम इसी तरीके से चलता रहेगा। चलो, तो ये पॉलिटिकल सिस्टम समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में पॉलिटिकल सिस्टम में एक नए तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, फ्यूडलिज्म। इस दौरान जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पॉलिटिकल सिस्टम में we can observe a new kind of development, and that development was feudalism. What was that feudalism? So feudalism was like क्या था कि जो कंट्री साइड है, इन कंट्री साइड इलाकों में, या मैं कहूँ कि जो थोड़े से बड़े इलाके हैं, यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी चल रही है, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के दौरान जिनके पास ज़्यादा बड़े एरिया हुआ करते थे, ठीक है, या मैं कह दूं कि राजा ही या राजा का ही रिलेटिव या राजा के कोई पहचान वाले या फिर उस एरिया का कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक बड़ा एग्रीकल्चरल एरिया है और उस बड़े एग्रीकल्चरल एरिया में ही वो रहता भी है, ठीक है, उसने अपना घर बनाया हुआ है, कासल बनाया हुआ है। कासल मतलब समझ रहे हो, अपना किला जैसा बनाया हुआ है, और उसके चारों तरफ खेती पाती और इस तरह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करता है। एक बहुत बड़े एरिया में उसका ये सिस्टम चल रहा है। तो इस कासल के चारों तरफ जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है, इसको कहते थे मैनर हाउस, ठीक है, मैनर हाउस। कासल या मैनर हाउस दोनों एक ही चीज़ हो गई। इस मैनर हाउस मतलब पूरा एरिया हो गया मैनर, ठीक है, और कासल सिर्फ उसका पर्टिकुलर घर हो गया, इस तरीके से। तो ये लोग क्या होते थे, इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, अच्छा खासा अमाउंट में एग्रीकल्चर करते थे, तो प्रोडक्टिविटी भी खूब सारी हो जाती थी। प्रोडक्टिविटी से इनके पास खाने पीने की तो सफिशिएंट चीज़ें हो गई, थोड़ा बहुत सेल किया तो इकोनॉमी भी ठीक ठाक कंडीशन में आ गई, है ना। इनके अंडर में बहुत सारे मजदूर वगैरह लोग हुआ करते थे, ठीक है। ये मजदूर सर्फ कहलाते थे, जिनके बारे में और डिटेल में आगे आप पढ़ोगे, बहुत ये अभी नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। तो ये लोग क्या करते थे, अब जो राजा हुआ उस राजा को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सर्विसेज किस तरीके की, अपने एग्रीकल्चरल का प्रोडक्टिविटी का कुछ हिस्सा दिया, प्लस बहुत सारे सर्फ और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ये खुद भी पाल के रखे हुए हैं, उनको एज अ सोल्जर प्रोवाइड करेंगे राजा को। तो राजा का एक तरीके से कह सकते हो कि डेप्यूटी या एक ऐसा पर्सन जिसको राजा ने ऑथराइज किया है कि ये पूरी ज़मीन तुम्हारी है, तुम यहाँ से हमको सपोर्ट करते रहना। मतलब राजा जो है पूरी ज़मीन का मालिक ना होके ऑथराइज कर रहा है एक तरीके से एक दूसरे पर्सन को। इसको हम फ्यूडल कहते हैं या सामंत कहते हैं। तो दे विल प्लेस देयर लॉयल्टी, ठीक है, टुवर्ड्स देम। सो दीज लॉर्ड्स इन टर्न प्लेस देयर लॉयल्टी टू द ग्रेट लॉर्ड्स वैसाल्स ऑफ किंग, है ना। समझ में आ गई बात। तो इन्हीं को हम वैसाल्स या फ्यूडल कह रहे हैं, सामंत कह रहे हैं। तो सामंत कुल मिला के एक राजा के अंडर में, अब मान लो जैसे मैं कहता हूँ कि चार्लमैग्ने हुआ होगा, तो चार्लमैग्ने जो है
इसने इस बड़े एरिया को, बहुत बड़े एरिया को कब्ज़ा किया होगा। अब इसमें इतने बड़े एरिया को कब्ज़ा करने के लिए चार्ल्स मैग्ने जो है, इसने छोटी मोटी आर्मी पहले ली होगी, फिर एक बड़े एरिया को कब्ज़ा किया होगा, फिर वहाँ से भी लोगों को लिया होगा, फिर और बड़े एरिया को कब्ज़ा किया होगा, इस तरह बढ़ गया। अब आगे जाके इसको जब पूरे एरिया को गवर्न करना है तो इसने ये नहीं किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अथॉरिटीज़ को डिवाइड कर दे कि तुम यहाँ से टैक्स वसूलो, ऐसा करो, तुम उसको रूल करो, ये पूरी ज़मीन मेरी है। रोमन साम्राज्य की जैसा व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ पर क्या था कि इसने क्या किया कि छोटे छोटे एरियाज़ में जो लोग ऑलरेडी उस समय बड़े बड़े ओहदों, या मैं कहूँ कि थोड़ा सा इकोनॉमिकली वेल इस्टेब्लिश्ड थे पहले से, जिनके सपोर्ट से ये राजा बन रहा है, उनको ही कह दिया कि ठीक है, आप लोग अपने इन एरियाज़ को मैनेज करते रहिए, इन एरियाज़ में लोगों को एम्प्लॉय करिए, किसानों मज़दूरों को उनसे काम करवाइए, प्रोडक्टिविटी लीजिए, जो भी प्रोडक्टिविटी आएगी उससे हमको भी खाने पीने को दीजिएगा। जब वॉर की सिचुएशन आएगी तो आप हमारे साथ हमारे साइड में लड़ने के लिए भी आ जाएंगे। क्लियर है? तो किंग का अपना एक छोटा सा इलाका है जिसमें वो है, उनका अपना एक जो भी छोटा मोटा आर्मी है वो तो है ही है, बहुत बड़ा भव्य सिस्टम नहीं है राजा का। क्लियर है? और राजा को हेल्प करने के लिए लोग फ्यूडल्स लोग हो गए। तो सामंतवादी व्यवस्था चल रही, मतलब राजा एक तरीके के दूसरे राजा, या कह दूं कि राजा की तरह जमींदार टाइप का है, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है अपने सस्टेन करने के लिए। चलो, तो एक हमको ये फ्यूडल वाली व्यवस्था देखने को मिलेगी। समझते चले जा रहे हैं ना कि कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो एक तो रिलीजियस चेंजेस हुए, रिलीजियस चेंजेस के दौरान फिर हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं। इन पॉलिटिकल चेंजेस के दौरान अब और बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि कैसे ये जो रिलीजियस सिस्टम है ये इकोनॉमी को भी प्रभावित कर रहा है। कैथोलिक चर्च जो है, ठीक है, तो कैथोलिक चर्च सेंटर्ड अराउंड द पेपेसी का मतलब है पेपेसी वाज द सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी। अब कैथोलिक और ये प्रोटेस्टेंट, ये मैं इसलिए अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इस वर्ड को आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर कैथोलिक का मतलब बता दो पूरा, है ना, इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझा दो, क्योंकि ये सब कुछ डिटेल में आने वाला है आगे। तो जब डिटेल में आगे आने वाला है तो हम क्यों इंट्रोडक्टरी पोर्शन है ना, मैंने कहा ना कि चैप्टर की शुरुआत की जो इंट्रोडक्टरी बैकग्राउंड दी रहती है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैथोलिक चर्च आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन व्हेन वी विल एनकाउंटर विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो कैथोलिक चर्च जो है, जिसका कि सेंटर, या मैं कहूँ कि जो सुप्रीम हेड होता था वो होता था पोप, पेपेसी के चारों तरफ घूमती थी ये कैथोलिक चर्च। ठीक है, ही सपोर्टेड द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड इटसेल्फ पजेस्ड लैंड। ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि इनका काम लोगों को धर्म के बारे में बताना या प्रचार प्रसार करना है धर्म का, ये खुद भी अपने आप में अपना एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम चलाते थे। ठीक है ना। तो कैथोलिक चर्च सपोर्टेड दिस स्टेट ऑफ अफेयर। ये जो स्टेट ऑफ अफेयर जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है इसको कैथोलिक चर्च पूरा सपोर्ट कर रहा है। जो कॉम्बिनेशन अभी बना ना राजा का और पोप का या चर्च का, तो चर्च पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट करेगा और पॉलिटिकल सिस्टम चर्च को सपोर्ट करेगा, तो उसके बदले में क्या है, उसको खूब सारे अमाउंट में ज़मीन वगैरह दे देगा, खूब सारे अमाउंट में ज़मीन दे देगा। चर्च की अपनी प्रॉपर्टी होगी, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ऑलराइट, इन अ वर्ल्ड वेयर अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ, पुअर सेंस ऑफ मेडिसिन एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वेयर कॉमन, ऐसे टाइम पर, क्योंकि ये वो ज़माना है, ऑब्वियस सी बात है, अभी कहने को साइंटिफिक डेवलपमेंट 1 मिनट में नहीं हो गया, अभी धीरे धीरे करके होगा। तो जीवन बहुत अनिश्चित हुआ करता था, कब कौन सी बीमारी हो जाए कोई भरोसा नहीं, कब कब वॉर में जाना पड़ जाए, वहाँ नहीं पड़ जाए कोई इंसान, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, कब किस साल अकाल पड़ जाए, खाने पीने की चीज़ें नहीं हो तो कोई भरोसा नहीं है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ होती थी, दवाइयाँ वगैरह के बारे में ज़्यादा जानकारी होती नहीं थी। ठीक है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हुआ करती थी। ऐसे टाइम पे द चर्च शोड पीपल हाउ टू बिहेव सो दैट लाइफ आफ्टर डेथ एट लीस्ट वुड बी टॉलरेबल। ऐसे समय में चर्च लोगों को, भाई जल्दी मर जाते थे लोगों के दिमाग में एक फियरफुल स्टेट थी, है ना, कि क्यों मर जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, क्या है। तो ऐसे कंडीशन में चर्च उनको पैसिफाई करेगा, चर्च उनको बताएगा कि देखो ये जीवन तुम्हारा तो अनिश्चित ही है, लेकिन तुम जिस दूसरे जीवन में जाओगे, आफ्टर लाइफ में जाओगे, उसको अच्छा बनाओ। और उसको अच्छा कैसे बनाओगे? बाय बिहेविंग इन अ सर्टेन मैनर। तो चर्च लोगों को बताएगा कि किस तरीके से बिहेव करना है आपको, और इसी बिहेव के चक्कर में चर्च को खूब जूते पड़ेंगे आगे जाके। क्यों? क्योंकि चर्च तो दूसरों को बता देगा कैसे बिहेव करना है, चर्च का बिहेवियर खुद भी खराब हो जाएगा। वो हम आगे बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टोरी समझेंगे। मोनेस्ट्रीज डेवलप होंगी इसी समय, जहां पर गॉड फियरिंग पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखो। दुनिया के अधिकतर धर्म जो हैं उनमें ये जो रिलेशनशिप है गॉड और ह्यूमन बीइंग की, ये डर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो
अब समझा रहे हैं ना यहाँ पे कि देखो तुम लोग जो मर रहे हो इसलिए मर रहे हो क्योंकि तुम लोग बहुत गंदा काम करते हो, गलत काम कर रहे हो, ये सब कुछ, ईश्वर से डरो, है ना। ये भक्ति सूफी इंडिया में ही मिलेगा आपको, है ना। वो तो बाद में आके भक्ति मूवमेंट और सब आ गया, और ये लोग भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी वो करने लगेंगे, लेकिन शुरुआत में सब गॉड और इंसान का रिलेशनशिप जो रहेगा वो फियर के ऊपर ही बेस्ड रहेगा। तो मोनेस्ट्रीज क्रिएट किए जाएंगे। मोनेस्ट्री का मतलब कुछ नहीं होता है, एक ऐसी जगह जो एकांत में रहेगी, जहाँ पर लोग एकांत में अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह करेंगे। तो मोनेस्ट्रीज बनाई गई जहाँ पर वो लोग जिनको लगता है कि भैया ईश्वर जो है हमारा भला करे, हमको नहीं तो बहुत डर लग रहा है, हमारे जो कर्म है इस तरीके से, तो दे कुड डिवोट देमसेल्व्स टू द सर्विस ऑफ गॉड। ये लोग आएँ और बहुत सारी सेवाएं करें जिससे भगवान की नज़र में उनका जीवन अच्छा हो, और इस तरीके से कैथोलिक चर्च फिट उन लोगों को प्योर करने की कोशिश करते थे। मतलब वो बताते थे कि क्या सर्विस करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ऐसा। इक्वली चर्चेस वर पार्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ स्कॉलरशिप। क्या स्कॉलरशिप है? नॉर्मली स्कॉलरशिप से हम लोग क्या समझते हैं कि कुछ एक तरीके का फंड या कुछ ऐसा ना, स्टाइपेंड जैसा कुछ मिल रहा होगा, पर यहाँ पर क्या, नेटवर्क ऑफ स्कॉलरशिप, ये बात आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो चर्च होते थे वो आर पार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ स्कॉलरशिप, यानी जो उस समय एक बहुत बड़ा एरिया था, मुस्लिम स्टेट ऑफ स्पेन टू बाइजेंटियम, यानी वेस्टर्न जो रोम है उससे लेके ईस्टर्न जो पार्ट है वहाँ तक, या मैं कहूँ वेस्टर्न यूरोप का जो हिस्सा है, ऐसा कहना चाहिए, वेस्टर्न यूरोप के हिस्से से लेके बाइजेंटियम तक, यानी ईस्टर्न जो रोमन हिस्सा है वहाँ तक, जो चर्च के पोप हैं, चर्च की अथॉरिटीज़ हैं, दे वर कंसिडर्ड एज द स्कॉलर्स, ठीक है, यानी इस नेटवर्क ऑफ स्कॉलरशिप का हिस्सा है। मीन्स दे वर एक्नॉलेज्ड एज द ग्रेट स्कॉलर्स। बातचीत करने, थॉट्स के एक्सचेंज करने के लिए इन लोगों को इस पूरे एरिया में घूमने की भी आज़ादी है, अपने धर्म का प्रचार करने की, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि इंटरैक्शन जो है उस इंटरैक्शन का हिस्सा थे ये लोग, ठीक है। तो चर्चेस वर पार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ स्कॉलरशिप। मीन्स स्पेन से लेके, स्पेन में उस समय मुस्लिम अरब लोगों का कब्जा है, तो स्पेन से लेके और पूरे बाइजेंटियम तक, यानी पूर्वी एरिया तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो चर्च हैं, दे वर कंसीडर्ड एज सैक्रेड, अथॉरिटेटिव, ठीक है। और इनकी बातें जो है, इनके आइडियाज़ जो हैं, उनको भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, फॉलो किया जाता है जहाँ जहाँ भी पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर है? तो ये जो चर्च हैं इस तरीके का एक इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, और ना सिर्फ ये अपने ज्ञान, अपना जो नॉलेज, अपनी क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बल्कि ये उस समय मेडिटेरेनियन का जो इलाका है, यहाँ पर जो छोटे छोटे राजा हैं, इनके लिए फंड का भी जुगाड़ करेंगे, जुगाड़ कह दो, या इनको टैक्सेस पे करेंगे एक तरीके से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ। आगे बढ़ते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉमर्स एंड टाउन्स इन द फ्यूडल ऑर्डर केम टू इवॉल्व। आगे जाकर धीरे धीरे इस जो हम फ्यूडल बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें हम देखते हैं कि कॉमर्स और टाउन का इन्फ्लुएंस तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वसाल्स हैं, जो फ्यूडल्स हैं, दे विल एनकरेज दिस प्रैक्टिसेस, ठीक है। आगे जाके छोटे छोटे और नए बड़े व्यापारियों का, मतलब स्मॉल हैं इनिशियली, बाद में इसी ट्रेड की वजह से वो बड़े बन गए। तो छोटा और बड़ा ये इसलिए मैंने कह दिया यहाँ पे कि वो छोटे व्यापारी जो इनिशियली प्रमोट किए जाएंगे, इनकरेज किए जाएंगे, ठीक है। कहाँ के? वेनिस और जेनोवा, ये दो शहरों के दो महत्वपूर्ण शहर हैं। ये आगे जाके बहुत बड़े ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर इमर्ज होने वाले हैं, बहुत बड़े ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर इमर्ज होने वाले हैं। वेनिस हो गया आपका, इटली का शहर हो गया, जेनेवा हो गया, ठीक है, 12वीं शताब्दी के आसपास, एज पर दी रिकॉर्ड्स, है ना, ऐतिहासिक दस्तावेज़ों के हिसाब से। तो वेनिस और जेनेवा के जो ये व्यापारी हैं, इनिशियली दे वर वेरी स्मॉल, बट लेटर ऑन बिकॉज ऑफ द ट्रेड दे बिकेम प्रॉस्परस एंड बिकेम द बिग मर्चेंट्स, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स बन गए। और इनके जो जहाज़ वगैरह होते थे, ठीक है, इनके संबंध मुस्लिम देशों के साथ थे। अरबी एरिया में व्यापार कर रहे हैं, तो यूरोप से लेके अरब, और अरब से लेके ईस्टर्न रोमन एम्पायर, और ईस्टर्न रोमन एम्पायर से लेके इनफैक्ट एशिया का जो हिस्सा है, यहाँ तक ये लंबा व्यापार चलता था, ठीक है। और ये जो प्रॉस्परस ट्रेड है, दैट प्रॉस्परस ट्रेड वाज अट्रैक्टेड बाय द लेयर ऑफ वेल्थ इन दीज एरियाज, ठीक है। मीन्स आप कह सकते हो कि ये धीरे धीरे जो एरियाज़ हैं, ये एरियाज़ अपनी संपन्नता की वजह से बाकी
दूसरे एरियाज़ को भी अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी इकोनॉमी डे बाय डे आगे जाके प्रॉस्परस होती चली जाएगी। हम देखेंगे यूरोप में वेनिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। इनफैक्ट आगे जाके जो कल्चरल चेंजेस होने वाले हैं इनमें वेनिस बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना। और साथ ही जब ट्रेड प्रॉस्परस होगा तो ट्रेड प्रॉस्परस होने के साथ साथ एक नया तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। नए तरीके का क्या डेवलपमेंट है? कुछ कुछ ऐसे शहर हैं इनकी प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ एक नया डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। क्या हमें ये देखने को मिलता है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं, है ना, ये लोग अपने कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जो कि मुस्लिमों के कब्ज़े में हैं, इनको इंडिपेंडेंट कराने, इनको आज़ाद कराने के लिए कोशिश करेंगे मुस्लिमों से, ठीक है। और जिसमें ये जो ट्रेडर्स वगैरह हैं ना, ये ट्रेडर्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तो ट्रेडिंग के थ्रू जो वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, इससे जो टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं, तो इकोनॉमी को ये बेनिफिट कर रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हो कि सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि अगर वॉर और लड़ी जाएगी तो एक इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट एंगल है ना। पैसा होना चाहिए ना युद्ध लड़ने के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो ट्रेड होता है वो कुछ ऐसे शहरों से होकर गुजरता है जो शहर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो उनको महत्वपूर्ण समझते हैं, उनको होली सिटी मानते हैं या होली प्लेसेस मानते हैं, ठीक है। स्पेशली जैसे जेरूसलम वगैरह के एरिया हो गए। अब ये मुस्लिम कब्ज़े पे हैं, तो आगे जाके इनके दिमाग में ये आएगा कि क्यों ना हम इन मुस्लिम इलाकों से मतलब इनको छुड़ा लें, होली प्लेसेस को अपने फ्री कर लें। और इसकी वजह से जो यूरोपियन किंग्स हैं वो क्या करेंगे, दे विल रेनफोर्स्ड, ठीक है, वो कोशिश करेंगे कि भैया युद्ध हो, युद्ध की कंडीशन भले बन जाए, लड़ाई झगड़ा भले हो जाए, लेकिन हमारी होली प्लेसेस फ्री हो जाए। तो हमें क्रूसेड्स का भी एक जिक्र देखने को मिलेगा। क्रूसेड्स क्या होते थे? धर्म युद्ध कहते थे इनको। मुस्लिम लोग इसी को जिहाद, और क्रिश्चियनिटी में इसी को क्रूसेड्स कहा गया है, या रिलीजियस वॉर कह सकते हैं। तो रिलीजियस वॉर का बेसिक पर्पस सिर्फ यही था कि हम अपने होली प्लेसेस को फ्री करा पाएँ। ऑलराइट, चलो। ट्रेड विद द यूरोप इम्प्रूव्ड, सेंटर्ड ऑन फेयर्स एंड द पोर्ट सिटीज ऑफ द बाल्टिक एंड नॉर्दर्न सी, ठीक है। धीरे धीरे यूरोप में व्यापार बढ़ेगा, और ये व्यापार कहाँ, किन एरियाज़ में ज़्यादा सेंट्रलाइज है? बाल्टिक से के उन एरियाज़ में जो भी पोर्ट सिटीज़ हैं, ठीक है, यानी महत्वपूर्ण बंदरगाहों वाले शहर हो गए वहाँ, और नॉर्थ सी के इलाके में, है ना। और इन एरिया में ट्रेड के बढ़ने के साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ने को देखने को मिलती है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कमर्शियल एक्सपेंशन कोइंसाइडेड विद चेंजिंग एटीट्यूड्स, ठीक है। धीरे धीरे जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ में बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, साइंटिफिक इन्वेंशंस, और तमाम दुनिया भर में जो नए रिसर्च हैं इनके प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। क्लियर है? तो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कमर्शियल एक्सपेंशन कोइंसाइडेड विद चेंजिंग एटीट्यूड। क्या चेंजिंग एटीट्यूड? कि भैया जब पैसा अच्छा खासा आ रहा है, तमाम जगहों पर वो पंप हो रहा है, ठीक है, कमर्शियल एक्सपेंशन और तेज़ी से होता चला जा रहा है, तो फिर उस पैसे को क्यों ना हम अपने ऊपर इस्तेमाल करें और उससे हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। तो ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे जैसे इकोनॉमी एक्सपैंड होगी और कमर्शियल एक्सपेंशन होगा, तो उस का इस्तेमाल, जो मैंने अभी भी कहा कि जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, वो किस लिए हो रहे हैं? सो दैट द वैल्यू ऑफ लाइफ कैन बी इंक्रीज्ड। तो इसीलिए आगे जाके हमको ह्यूमन सेंट्रिक या ह्यूमन वेलफेयर के चारों तरफ जो यूरोप का पॉलिटिकल सोशल सिस्टम है वो कॉन्सेंट्रेट होता हुआ नजर आएगा। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स एंड लिविंग बींग्स दैट मार्क मच ऑफ द इस्लामिक आर्ट एंड लिटरेचर, जो कि पहले से है। यो कह सकते हो कि यूरोप में जो रोमन एम्पायर है, रोमन एम्पायर में जो वहाँ के स्कल्पचर्स हैं, स्पेशली जो एलीट क्लास के लोग हैं, उनमें आपको ये रिफ्लेक्ट होता था कि वहाँ पर इंडिविजुअल की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। बाद में हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि स्लेव और बाकी लोगों के साथ में भले इनह्यूमन बर्ताव होता था, बट जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है उसके साथ वो बहुत, जैसे आप देखेंगे, आपने एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट पढ़ा, उसमें मेल फीमेल्स जो एलीट क्लास के लोग हैं, स्पेशली शहरों के रहने वाले लोग हैं, उनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छे खासे राइट हैं। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई कि धीरे धीरे वो आइडिया अरबों के थ्रू भी और फैला, ठीक है। अरबों के साथ साथ फैलने के साथ साथ ग्रीक आर्ट और इस्लामिक आर्ट ने इस चीज़ को प्रमोट किया, ठीक है, कि ह्यूमन सेंट्रिक होनी चाहिए चीज़ें। ह्यूमन सेंट्रिक का मतलब है कि हम अब देवी देवता और जो सुपर नेचुरल आर्ट
स्कल्पचर बनाते थे उनको ना बना के हम जो आर्ट और स्कल्पचर्स बनाए, मूर्तियाँ बनाएं, दोज आर मोर कॉन्सेंट्रेट, दो शुड बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स द ह्यूमन बीइंग। अब वो इंसानों की तरफ ज़्यादा सेंट्रलाइज होने चाहिए। ऑलराइट, तो ये कैसे आइडिया डेवलप हुआ यूरोप की तरफ? यूरोप की तरफ ये जो आइडिया डेवलप होगा ये बिकॉज ऑफ द ट्रेड, इस ट्रेड की वजह से ही होगा, है ना। और यूरोपियंस भी उस आइडिया को एम्बाइब करने की कोशिश करेंगे। उनको भी याद आ जाएगा कि अच्छा रोम में ऐसा होता था, ग्रीक यूनान देश में ऐसा होता था, लेकिन अब हम लोग भूल गए हैं। क्यों भूल गए? क्योंकि ये जो छोटे छोटे ट्राइबल किंगडम्स है ना, इन्होंने रोमन प्रैक्टिसेस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो वापस से जब ट्रेड के कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होंगे तो उनको फिर से लगेगा कि हमें भी इस तरीके से करना चाहिए। एंड फ्रॉम द 14th सेंचुरी ऑनवर्ड, है ना, हमें देखने को मिलेगा एक तरीके का मेंटल या साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिस ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम कहते हैं रेनेसेंस। ठीक है, यानी पुनर्जागरण, यानी वापस से उनकी नींद जगी कि यार हमारी जो आर्ट है, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो लिटरेचर है, हमारे जो कस्टम्स ट्रेडिशंस हैं, वो हम बहुत कुछ भूल गए हैं। रोम के ज़माने में और एंशिएंट ग्रीक के ज़माने में बहुत कुछ हमारी सोसाइटी प्रॉस्परस थी, है ना, ह्यूमन सेंट्रिक थी, इक्वालिटी के बेसिस पर थी, मतलब काफ़ी कुछ हद तक हम प्रोग्रेस पे थे। लेकिन बीच में हम सब ये गड़बड़ कर दिया हमने, है ना, आपसी झगड़ों और छोटे छोटे किंगडम्स बनाने के चक्कर में। हमें फिर से उस तरीके से अपनी सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो 14th सेंचुरी के आसपास हमें देखने को मिलेगा कि नए नए ट्रेड से, देखो इटालियन टाउन्स बन रहे हैं ना, ये वेनिस वगैरह जिनकी मैं बात कर रहा था ये वही हैं। इटली के जो वेनिस वगैरह नाम के शहर हैं, ये अब जैसे जैसे नए ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर इमर्ज हो रहे थे, यहाँ पर नए वेल्दी लोग इमर्ज हो रहे थे, वो लोग अपना पैसा जो है वो इन्हीं चीज़ों पर खर्च करेंगे, आर्ट को बढ़ाने में, लिटरेचर को प्रमोट करने में, ट्रेड को प्रमोट करने में, क्राफ्ट को प्रमोट करने में। ऑलराइट, स्कल्पचर, पेंटर, राइटर, ये जो है ये सारे लोग अब पुराना जो सिस्टम था जिसमें रिलीजन ज़्यादा डोमिनेटेड था, अभी चर्च वाला, जिसमें चर्च और पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो जो चर्च है वो पॉलिटी में भी डोमिनेटेड है और पॉलिटिकल सिस्टम चर्च को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। तो बहुत डीप रूटेड हो चुका था धर्म आते आते। लेकिन 14th सेंचुरी आते आते इनको लगेगा कि क्यों धर्म धर्म धर्म, 24 घंटे धर्म के चारों तरफ ही घूमें हम इंसानियत या ह्यूमैनिटी के चारों तरफ क्यों ना घूमें। और ये जो वर्ल्ड है ये तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स के लिए है, तो यहाँ के लिटरेचर, यहाँ के जो आर्ट्स हैं, यहाँ के जो स्कल्पचर्स हैं वो भी ह्यूमन सेंट्रिक होने चाहिए। गवर्नेंस या पॉलिटिकल सिस्टम ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। जो हमें दुनिया दिखती ही नहीं है उस दुनिया के लिए हम अभी क्यों परवाह करें। ये सब डिटेल में आगे आएगा। एक ओवरव्यू के साथ मैंने कहा कि मैं चल रहा हूँ, तो ओवरव्यू जस्ट देखते चलो कि क्या क्या पढ़ने वाले हो। ऑलराइट, बाय द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स एनकरेज ट्रैवल एंड डिस्कवरी एज नेवर बिफोर। 15वीं शताब्दी के आसपास ये जो सेंस ऑफ रिनेसेंस है, सेंस ऑफ लॉजिक एंड रीजन है, इसने किस चीज़ को प्रमोट किया? एनकरेज ट्रैवल एंड डिस्कवरी। लोग अपने कॉन्टिनेंट्स, अपने कंट्रीज से निकलकर समुद्री यात्राएं करना शुरू करेंगे और नए नए एरिया को डिस्कवर करना शुरू करेंगे। ऐसा पहले नहीं होता था। तो वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी टुक प्लेस, ठीक है ना। स्पेन और पुर्तगीज़ के जो सी वॉयजेस है, समुद्री यात्राओं का दौर शुरू होगा। स्पेन और पुर्तगाल के लोग निकलेंगे, पुर्तगाल का वास्को डी गामा, ये सब लोग तमाम ट्रेड के चक्कर में, और आप कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, ज़्यादा अपने ट्रेड को एक्सपैंड करने के चक्कर में, ज़्यादा वेल्थ कमाने के चक्कर में और नए नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करने के चक्कर में अफ्रीका की तरफ जाएंगे। ठीक है, वेस्ट अफ्रीका की तरफ पहुंचेंगे। वेस्ट अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे थे। केप ऑफ गुड होप से फिर आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था, वो तो बहुत बाद में फिर जो है आपका क्या नाम, वास्को डी गामा, स्पेशली इंडिया, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे ऐसे आइटम्स आते थे जिनकी डिमांड थी, तो फिर वो केप ऑफ गुड होप से तैरता हुआ कालीकट की तरफ पहुंचेगा। ठीक है, तो ये देखो, है ना, वेस्ट इंडीज़ की तरफ पहुंचेगा। और जो कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश होंगे इंडिया, चाइना, है ना, ये नए कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश होने वाले हैं अब आगे समय में। यूरोपियन ट्रैवलर्स एनकाउंटर्ड रेंज ऑफ डिफरेंट पीपल। इस यात्रा के दौरान यूरोप के लोग ना सिर्फ अफ्रीका, ना सिर्फ अमेरिका की बहुत सारी जनजातियों से मिलेंगे, इंडिया, चाइना, यहाँ के बहुत सारे एरियाज़ से भी रूबरू होंगे। ये पहला एनकाउंटर होगा, क्योंकि इसके पहले डायरेक्ट एनकाउंटर नहीं होता था। मतलब यूरोप के लोग डायरेक्टली इंडिया की तरफ, चाइना की तरफ ट्रेड करने नहीं आते थे, बीच में अरब मर्चेंट्स और ये सब लोग थे। अब ये पहला एनकाउंटर होगा जब पहली बार यूरोपियंस विल डायरेक्टली एनकाउंटर विद द इंडिया एंड द चाइना एज वेल एज
दी ट्राइब्स ऑफ अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, अफ्रीका के ट्राइब्स से रूबरू होंगे। क्लियर है? ये उनके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग लर्निंग लेके आएगा। लर्निंग क्या, अच्छे खासे अमाउंट में आप कह सकते हो कि उनको नुकसान पहुंचाएंगे लोग। द पेपेसी एनकरेज द वर्क ऑफ द नॉर्थ अफ्रीकन ज्योग्राफर। ठीक है, इसी समय जो पोप है, जो चर्च है, ठीक है, इनमें एक ट्रैवलर है जिसका नाम है हसन अल वज़ान। ठीक है, इसी को बाद में यूरोप में लियो अफ्रीकानस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अफ्रीका की यात्रा की तरफ निकलेगा बेसिकली, है ना। अब इसके यात्रा को बेहतर बनाने के लिए जो है चर्च प्रयास करेगा, है ना। चर्च कैसे प्रयास करेगा? चर्च इसको फंड करेगा इसकी यात्राओं के लिए। क्यों? क्योंकि नए एरिया में जब जाओगे तो वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम तो डेवलप करोगे ही। जिस एरिया, जैसे मान लो आप जा रहे हो ब्रिटेन की तरफ से, स्पेन की तरफ से, पुर्तगाल की तरफ से, तो जब आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ यहाँ के राजा का एक रूलिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करोगे। एट द सेम टाइम चर्च की भी अथॉरिटी को, वहाँ के लोगों को क्रिश्चियन बनाओगे ना, तो चर्च बहुत सारी आगे जाके सी वॉयज जैसे समुद्री यात्राएं, इनको क्या करेगा? फंड भी करेगा, है ना। तो इसने आगे जाके लिखा था, मतलब अल वज़ान की जो यात्राएं हैं इसको और एलाबोरेट करने के लिए, पब्लिक डोमेन में लाने के लिए बाद में चर्च ने फंडिंग करी कि इसकी यात्राओं का वृत्तांत, मीन्स इसकी ट्रैवल के ट्रैवलॉग्स लिखे जाएं। क्लियर है? जिसका नाम था ज्योग्राफी ऑफ अफ्रीका, है ना। तो ये लिखा था किसने? पोप लियो 10th ने, है ना। ये चीज़ नए डेवलपमेंट लेके आ रही। अच्छा, इसी का वर्जन फिर आगे जाके जापान वगैरह की तरफ जाएगा, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने में हेल्प करेगा, है ना। एक इंग्लिश मैन है विलियम एडम्स, ठीक है, वो दोस्ती करेगा किसके साथ? काउंसिल ऑफ द जापानीज, है ना। जो शोगुन वहाँ की अथॉरिटी होती थी, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे जाके। शोगुन वहाँ की अथॉरिटी होते थे, जापान के लोग उस समय जो रूलर्स चलते थे उनको शोगुन बोलते थे, है ना। तो शोगुन उस समय कौन था? या वहाँ का मैं कहूँ कि एक तरीके से एम्परर, ना कि एग्जैक्टली एम्परर, एम्परर का मेन कमांडर कह सकते हो, प्राइम मिनिस्टर कह सकते हो, उसको शोगुन बोलते थे। तो उस समय तोकुगावा लेयासी नाम का एक पर्सन था, हु वाज अपॉइंटेड एज द शोगुन ऑफ द एम्परर एट दैट टाइम इन जापान। उससे दोस्ती करेगा और जापान में आगे क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। एज इन द केस ऑफ हसन अल वज़ान, पीपल्स दैट द यूरोपियंस एनकाउंटर्ड इन द अमेरिकाज। ठीक है, जैसे हसन अल वज़ान ने अफ्रीका की तरफ लोगों को कह सकते हैं क्रिश्चियनिटी की तरफ मोड़ा, या अफ्रीका के लोगों से पहली बार रूबरू कराया यूरोप के लोगों को, वैसे ही यही चीज़ होगी आप देखेंगे अमेरिका में भी। जब अमेरिका में स्पेनिश लोग, पुर्तगीज़ लोग पहुंचेंगे, ठीक है, फ्रेंच लोग पहुंचेंगे, तो वहाँ पर भी यही देखने को मिलेगा हमें। वहाँ भी क्रिश्चियनिटी का एक्सपेंशन करने की कोशिश की जाएगी। जैसे वहाँ पर एक वुमेन है, एज़टेक वुमेन, ठीक है, जिसका बाद में नाम पड़ा डोना मैरिना। एज़टेक एक प्रकार की ट्राइब थी, वहाँ पे ट्राइब थी, ठीक है। तो ये जो एज़टेक विमेन है, इसका एक रेफरेंस आता है बाद में, इसका नाम डोना मारिना, है ना। ये दोस्ती करेगी, ठीक है, किसके? एक जिसका नाम है कॉर्टेस, ठीक है, कॉर्टेस। तो मैक्सिको को जीतने वाला था कॉर्टेस, मैक्सिको के एरिया में बेसिकली वहाँ पर जाएगा। स्पेन का ये एक सेलर है कह सकते हैं, है ना। तो बाद में उसने क्या किया? उसने कॉर्टेस से दोस्ती करी एंड इंटरप्रेटेड एंड निगोशिएटेड फॉर हिम। स्पेनिश लोगों की हेल्प करी एज़टेक लोगों के साथ में बातचीत करने, उनके साथ ट्रेड नेगोशिएट करने में, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला के इन लोगों का ये इंटरेक्शन चलता रहेगा। लोकल लोगों को कन्विंस करना, लोकल लोगों के कन्विंसिंग के साथ साथ उनको अपने हिसाब से मोल्ड करना, ट्रेड को अपने फेवर में करना, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना, उनकी टेरिटरीज़ पे कब्जा करना। ये सब बड़े डिटेल में आगे जाके आप पढ़ने वाले हो, है ना। इन्हीं इनकाउंटर्स में आप देखोगे यूरोपियंस वर समटाइम कॉशियस, है ना, ऑब्जर्वेंट भी हैं। क्यों? क्योंकि नए एरिया में जा रहे हैं, है ना, नए एरिया में जा रहे हैं एंड दे आर फ्रिक्वेंटली ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू इस्टेब्लिश देयर ट्रेड मोनोपोली। वहाँ पर जाके उनके रिसोर्सेज को पूरी तरीके से कब्जा करने के भी जुगाड़ में है। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहेंगे हमेशा, थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे हमेशा, और कोशिश करेंगे कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो फिर आर्म्स का प्रयोग किया जाए। जैसे कि आप देखोगे कि पोर्तुगीज़ अटेम्प्टेड टू डू इन द इंडियन ओशन। जब वास्को डी गामा पहुँचेगा कालीकट पे, तो यहाँ पे कोशिश किया जाएगा, ठीक है, वास्को डी गामा के द्वारा, कि हम थोड़ा सा अपनी अथॉरिटी को एक्सर्ट करें, जाते ही हो ना, थोड़ा सा डोमिनेट होने की कोशिश करें।
बेचारे बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि पानी के एरिया में थोड़ी बहुत तो इनकी अथॉरिटी चलेगी ही, है ना। चलो, दूसरे केसेस में देवर ओवर बेयरिंग, एग्रेसिव एंड क्रूअल, जैसे एजटेक वगैरह के केस में हम देखेंगे, है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ सुपीरियरिटी से भरे रहेंगे, वहाँ के लोगों के लिए, लोकल लोगों के लिए क्रूअल रहेंगे। जैसे स्पेनिश लोग गए, पुर्तगीज़ लोग ही अमेरिकन कॉलोनी पे जा रहे हैं, अफ्रीकन कॉलोनी पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये लोग क्या है, बहुत एग्रेसिव है, बहुत क्रूअल हैं, एडाप्टेड एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी, है ना, जिनसे मिलेंगे उनके प्रति बहुत सुपीरियरिटी का एटीट्यूड बना के रखेंगे कि तुम लोग ट्राइबल हो, तुम लोग अनसिविलाइज्ड हो एंड वी आर फ्रॉम अ वेरी सिविलाइज्ड कंट्री। तो यहाँ पर बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उन लोगों को इग्नोरेंट समझेंगे और उनके साथ में फिर क्या होगा, क्लैश की सिचुएशन क्रिएट होगी, है ना। और फिर वही क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार भी तेजी से होगा। क्यों? क्योंकि आप इग्नोरेंट हैं, आप अनसिविलाइज्ड हैं, तो ओनली कैथोलिक चर्च कैन इम्प्रूव योर एटीट्यूड्स, ठीक है। तो आप क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लीजिए। द चर्च वॉज द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ अदर कल्चर्स, ये सब लोग बताते थे आके कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे ऐसे लोग हैं, इस तरीके की पूजा पद्धति मानने वाले लोग हैं। चर्च उनको स्टडी करता था और इसके बाद चर्च उनको हेल्प करेगा कि हाउ यू कैन मेक देम फील कि आपकी जो मेथड्स हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, आउटडेटेड हैं, इन्फीरियर हैं, एंड यू कैन फॉलो द चर्च प्रैक्टिसेस, ठीक है। है ना, अनक्रिश्चियन है वो लोग, उनके साथ ज़्यादा संबंध नहीं बनाने हैं और उनको कोशिश करनी है कि क्रिश्चियनिटी की तरफ लेके आओ आप। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नॉन यूरोपियंस, द काउंटर विथ यूरोप वैरिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉन यूरोपियंस, ये लोग जिनके पास ये यूरोपियन लोग जा रहे हैं, है ना, यूरोप का जो काउंटर था, काउंटर का मतलब एक तरीके से मेल जोल जो है, नॉन यूरोपियंस के लिए यूरोपियंस के साथ में जो इंटरेक्शन है, जो काउंटर है, ये बहुत डिफरेंट तरीके का रहा, बहुत विविड एक्सपीरियंस लिए हुए रहा, ध्यान रखना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल, दिस इज इंद्र विक्रम एंड नाउ वी आर रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, द न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 11, चेंजिंग ट्रेडिशन। अब देखो, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इसका पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझा देता हूँ कि आप इसमें क्या पढ़ने वाले हो, क्योंकि नाम क्या है, चेंजिंग ट्रेडिशन। कौन कौन से ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो चेंज होने वाले हैं, इनको थोड़ा सा आउटलाइन देख लें हम, और इसके बाद मेन कंटेंट की तरफ हम जंप कर जाते हैं। तो आप जो अभी पढ़ चुके हो बेसिकली, है ना, इसमें चैप्टर 1 अगर देखो, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 देखो, तो क्या पढ़ा बेसिकली। चैप्टर जो 1 था, मेसोपोटामिया के बारे में आपने पढ़ा, राइटिंग सिटी लाइफ। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में किस तरीके से सिविलाइजेशनल बिगनिंग होती है, सभ्यताओं की शुरुआत होती है, इसके बारे में आपको बताया गया। यानी दुनिया के नक्शे पर सबसे पहले जो जो सभ्यताएं विश्व इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में, वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में जब डेवलप होना शुरू होती हैं, इनमें जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है हमारे कंट्री के बाहर की, मेसोपोटामिया है। तो हाउ द पीपल इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ मेसोपोटामिया स्टार्टेड एग्रीकल्चर एंड द ट्रेड एंड कॉमर्स, और फिर इस तरीके से सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लिकेट होती चली गई, और फिर उन्होंने अपने आप को मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम भी डेवलप किया। ये एक पर्टिकुलर बड़े एरिया में जो सिस्टम डेवलप हुआ था, ये थोड़ा सा और ग्रोथ करेगा। चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि एक बहुत बड़े एम्पायर के बारे में आप पढ़ोगे, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, रोमन एम्पायर के बारे में। और चैप्टर 3 में आपने पढ़ा एक अलग ही तरह के एम्पायर के बारे में, एक अलग ही तरह के साम्राज्य के बारे में, नोमैडिक एम्पायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, और यहाँ पर आपने पढ़ा नोमैडिक एम्पायर। अब चैप्टर 4 जो है, ये बेसिकली आपको आइडिया देने वाला है कि इस दौरान और इस दौरान और इसके बाद आगे का जो सिनेरियो है, इसमें जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं ना, ये सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंजेस कैसे हैं, प्लस आगे की हिस्ट्री का जो बेस है वो तैयार होने वाला है। इसमें स्पेशली पॉलिटिकल चेंजेस आप देखोगे कि पॉलिटिकल चेंजेस प्लस सोशल चेंजेस भी थोड़े थोड़े मिक्स हो जाएंगे सारे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ज़्यादातर आप पॉलिटिकल चेंजेस देखोगे, पॉलिटिकल के साथ साथ सोसाइटी के बारे में भी देखोगे। समझ आ रहा है कुछ कि रोमन एम्पायर के फॉल डाउन के दौरान क्या चीजें हो रही थी। आपने तो रोमन एम्पायर पढ़ लिया पूरा, याद आ रहा होगा आपको अगर, तो रोम एम्पायर का वेस्टर्न हिस्सा, जिसके बारे में हम बार बार बात करते थे कि वहां पर बहुत सारे जो ट्राइबल लोग थे वो अटैक होने शुरू कर दिया था उन्होंने, यानी उस एरिया में अटैक होने लग गए थे। ईस्टर्न रोमन एम्पायर काफ़ी समय तक चला, फिर कहानी वहीं पर रुक गई, खत्म हो गई, नोमैडिक एम्पायर आ गया।
नोमैडिक एम्पायर भी खत्म हो गया। तो अब हम बेसिकली जो स्टोरी समझेंगे वो फिर से यूरोप की तरफ जाएंगे। क्लियर है? अभी आप सेंट्रल एशिया पे आ गए थे, मेसोपोटामिया से अपनी कहानी शुरू की, और शुरू करने के बाद आप थोड़ा सा क्या हुआ, मेसोपोटामिया के रीजन से और वेस्ट और मेडिटेरेनियन के पूरे एरिया में आ गए। मेडिटेरेनियन के पूरे एरिया में यूरोप का भी थोड़ा बहुत हिस्सा, ब्रिटेन का, फ्रांस वांस का कवर हो रहा था। इसके बाद आप सेंट्रल एशिया की तरफ चले गए थोड़ा बहुत इतिहास देखने के लिए, और अब आप वापस से यूरोप की तरफ आओगे और यूरोप के बदलते समाज और राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हो यहाँ पे। तो चेंजिंग ट्रेडिशन बेसिकली फोकस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ यूरोप। यहीं से आप अर्ली मिडिवल दोनों की तरफ बढ़ते चले जाओगे, ध्यान रखना। एंशिएंट से मिडिवल में एंटर होने का ये गेटवे है। क्लियर? तो अब समझ में आया कि चेंजिंग ट्रेडिशन से हमारा क्या मतलब है। जब हम कह रहे हैं चेंजिंग ट्रेडिशन, तो व्हाट डज वी मीन व्हेन वी आर सेइंग चेंजिंग ट्रेडिशंस। चलो, तो इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन जो है आज के वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा आपका, और समझते चलो बहुत अच्छे से। जैसा मैंने रिलेट कर दिया ना कि अब हम बेसिकली जो हिस्ट्री देख रहे हैं वो कहाँ की हिस्ट्री देख रहे हैं, यूरोप की हिस्ट्री को हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, यूरोप के इतिहास को यहाँ से। ठीक है? चलो, वी हैव सीन हाउ, हमने देखा कि कैसे बाय द 9th century लार्ज पार्ट ऑफ एशिया विटनेस द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ ग्रेट एम्पायर्स, कि एशिया के एक बड़े हिस्से पर साम्राज्य का विकास हो रहा है। क्यों? एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, एशिया के कुछ हिस्सों की तरफ भी है। ठीक है? और इसके अलावा आप देखो नोमैडिक एम्पायर तो सेंट्रल एशिया का काफ़ी कुछ हिस्सा कवर करता है, तो 100% एशिया नहीं, पार्ट्स ऑफ एशिया, लार्ज पार्ट ऑफ एशिया, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, मैं हमेशा आपके पूरे जो चैप्टर हैं उनकी एज इट इज़ पैराग्राफ उठा के इसलिए रख लेता हूँ कि मैक्सिमम लाइन टू लाइन आपको मैं एक्सप्लेन करूँ और कहीं भी किसी भी तरीके का कोई गैप ना बन पाए, एक एक लाइन, ताकि आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। आप ये वीडियो देखने के बाद 100% समझ जाओ, और अगर आप एक बार किताब पढ़ लोगे तो मान के चलो कि स्टोरी आपके दिमाग में फीड हो जाने वाली है, क्वेश्चन आंसर लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसलिए मेरी अप्रोच रहती है कि मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर दूँ। हाँ, अब ऐसा है कि कुछ लाइन्स में रिपीटिशन है, कुछ ऐसा आ जाता है, बहुत ज़्यादा मीनिंग एक्सप्लेन करने जैसा ऑप्शन नहीं है, तो 1-2 लाइन ऐसा मान लो कभी स्किप कर दी, लेकिन 99% हर लाइन हम कवर करते चलेंगे। ऑलराइट, चलो, तो ये क्या कह रहे हैं कि अभी तक हमने जो देखा उसमें क्या है, 9th century के आसपास एशिया का एक बड़ा हिस्सा, 9th, 10th, 11th आगे भी बढ़ा, लेकिन स्पेशली 9th century के आसपास एशिया का जो बड़ा हिस्सा है वहाँ पर बड़े बड़े साम्राज्य थे। जैसे इनमें कुछ साम्राज्य कैसे थे, नोमैडिक टाइप के थे, कुछ में बड़े विकसित शहर थे, वेल डेवलप्ड सिटीज़ थी। जैसे रोमन एम्पायर की अगर हम बात करते हैं तो रोमन एम्पायर में वेल डेवलप्ड सिटीज़ देखने को मिलती हैं हमें, है कि नहीं। इवन ईरान वगैरह की बात कर लें हम, तो ईरान वगैरह, पर्शिया वगैरह के हिस्से में हमें ठीक ठाक सिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। उधर सेंट्रल एशिया की तरफ चले जाओगे तो वहाँ नोमैडिक एम्पायर देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है? इसके अलावा ट्रेडिंग नेटवर्क से कनेक्टेड थे, वेल इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग रूट थे वहाँ पे। क्लियर है? द डिफरेंस बिटवीन द मैसेडोनियन, रोमन एंड अरब एम्पायर, ठीक है, एंड द वंस दैट प्रीसीडेड देम, यानी कुल मिला के अभी तक जितना भी पढ़ा, अभी हमने जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल जर्नी अभी हमने कवर की है जितनी भी, उनमें क्या अंतर देखने को मिलता है हमें। मैसेडोनियन एम्पायर, ठीक है, मैसेडोनियन सिकंदर के साम्राज्य की बात हो रही है, जब मेसोपोटामिया डिक्लाइन, या मैं कहूँ कि मेसोपोटामिया के रीजन में धीरे धीरे